देश के बाहर भी ऐसी बहुत परीक्षाएं होती हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कम होती हैं। इससे बड़ी परीक्षा अगर होती है तो वो होती है चीन की गाओ काओ परीक्षा। ये परीक्षा चीन के स्कूली छात्रों के कॉलेज में प्रवेश के लिए होती है और इस साल 1 करोड़ 34 लाख बच्चे, 1 करोड़ 34 लाख, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। इतने बच्चे चीन की इस परीक्षा में बैठे। इसे दुनिया में कॉलेज के प्रवेश की सबसे कठिन परीक्षा भी माना जाता है और इसके तहत छात्रों को 2 से 3 दिन के अंदर ही कई विषयों की अलग अलग परीक्षाएं देनी होती हैं। जैसे हमारे यहाँ इन दिनों केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए CUET परीक्षा होती है, उसी तरह से इसके तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल, फंडामेंटल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, तमाम जो विषय हैं उनसे जुड़े जो कॉलेज हैं उनमें प्रवेश के लिए इम्तिहान दिया जाता है। और जिन 2 से 3 दिनों में ये परीक्षा होती है, चीन का पूरा सिस्टम छात्रों की सुविधा के लिए तैयार रहता है, या ये भी कह सकते हैं कि जैसे चीन इन 2-3 दिनों में थम सा जाता है। चीन के अलग अलग प्रांतों में ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास बड़े निर्माण जैसे तमाम ऐसे काम रोक दिए जाते हैं जिनसे छात्र डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई को बाधा पहुंच सकती है, उनके इम्तिहान में बाधा पहुंच सकती है। ट्रैफिक तक को भी डाइवर्ट किया जाता है। वैसा ही माहौल होता है जैसा यहाँ हम देखते हैं। हमारे यहाँ माता पिता बच्चों को लेकर के आए, माता पिता भी उतने ही परेशान होते हैं छात्रों को परीक्षा दिलाने के लिए जो आते हैं। वैसी ही चीन में दिखती हैं तस्वीरें जैसे आप देख रहे हैं। तो ये स्वाभाविक तनाव है बड़ी परीक्षा का, जो भारत में भी दिखता है, दुनिया के किसी भी इलाके में दिखेगा। हालांकि परीक्षा का सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इतना तनाव दे छात्रों में। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को सामने लेकर आए बिना किसी चिंता या तनाव के, उसकी कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमारा परीक्षा का सिस्टम ही ऐसा है। शायद इतनी बड़ी आबादी का देश होने के नाते भारत और चीन के सामने ये एक मजबूरी भी है। तो ये चीन की गाँव काव परीक्षा होती है और इस परीक्षा का जो स्कोर है चीन में बच्चों के भविष्य को तय करने वाला सबसे अहम स्कोर माना जाता है। कई छात्र तनाव से बीमार भी पड़ जाते हैं, इसलिए एम्बुलेंस भी तैयार रहती हैं परीक्षा केंद्रों के बाहर। यानी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती गाँव काव इम्तिहान में। और ऐसा नहीं है कि इस परीक्षा में कमियां नहीं होंगी, तमाम कमियां हैं। इसका जो पैमाना है वो नीट से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो कमियां इसमें भी होती होंगी। लेकिन नीट जैसा जो विवाद है वो पेपर लीक का, वो यहाँ इतना सामने नहीं आता। और यहाँ भी नकल करते हुए बच्चों को पकड़ा जाता है। यहाँ भी आप नकल करने के लिए कोई उपकरण लेकर नहीं जा सकते अंदर। मोबाइल फ़ोन तो बहुत दूर की बात है। तो क्या हम इससे कोई सबक ले सकते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद लतिका गुप्ता। लतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एक खास मुद्दे पर। तमाम और मुद्दे हैं जिन पर आपसे बात की जा सकती है कि हमारी नीतियाँ कैसी हों, शिक्षा की, परीक्षा में प्रवेश की नीतियां कैसी हों। लेकिन मैं यहाँ गाँव काव से जुड़ी बात आपसे करना चाहता हूँ कि नीट के सामने अगर उससे 5 गुनी बड़ी परीक्षा हम रखते हैं तो वो नीट के लिए क्या मिसाल पेश करती है? नीट को क्या सीखना चाहिए या NTA को क्या सीखना चाहिए? मुझे लगता है कि ना सिर्फ NTA बल्कि हमारी शिक्षा मंत्रालय और समाज को भी काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। हालांकि वो भी उतनी ही मानकीकृत है और जैसा कि आप समझा रहे थे उसमें भी बहुत तनाव है। पर सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि वो एक केंद्रित शिक्षा प्रणाली या परीक्षण प्रणाली नहीं है। अगर आप उसकी व्यवस्था को समझें तो जो उनका शिक्षा मंत्रालय है वो एक सेट बनाता है परीक्षा पत्र के, और बाकी जो प्रांत हैं उनकी मर्जी है वो उसको लेना चाहें या ना लेना चाहें। मतलब हमारे यहाँ राज्य की उसमें सोचें तो करीब 12 या 15 राज्य या प्रांत होंगे जो उसको हूबहू नहीं लेते हैं। इसका मतलब है कि जब गांव का परीक्षा होती है और एक विद्यार्थी करीब 9 घंटे की परीक्षा 3 दिन तक या 2 दिन में देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1.5 करोड़ या लाखों विद्यार्थी एक ही प्रश्नों पे से जूझते हैं। प्रांत अपने अलग अलग प्रश्न पत्र भी बनाते हैं। प्रश्न पत्र कैसे बनाते हैं? वो एक टीम बनाते हैं, समूह, जिसमें स्कूल के अनुभवी शिक्षक, विश्वविद्यालयों के शिक्षक, शोध संस्थानों के लोग जो मूल्यांकन को शैक्षिक थ्योरी, एजुकेशनल थ्योरी से समझते हैं, वो मिल के उन प्रश्नों को बनाते हैं। 3 तरह के वो प्रश्न होते हैं जिसमें निबंध लिखे जाते हैं, जिन्हें यहाँ पे छोटे प्रश्नोत्तर कहा जाता है, रिक्त स्थान भरो, बड़े निबंध लिखो, और उसके अलावा बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न। तो वहां पे परीक्षा को बहुत गंभीरता से लेके उसको एक बहुत ही गूढ़ विषय मान के उसकी तैयारी की जाती है।
और लंबे प्रश्नों के उत्तर पढ़ने के लिए हर प्रांत में हर साल कम से कम 700-800 लोगों की टीम बनती है, वही शोध संस्थानों से, विश्वविद्यालयों से, स्कूलों से। यानी जिसने पढ़ाया पहले और जो आगे पढ़ाएगा, वो सारे लोग मिलके करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक और जो खूबी है वो ये है कि भारतीय छात्र को आज कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है। अगर नीट में नहीं हुआ तो अब सीयूएट में दोबारा बैठना पड़ेगा। गांव का एक ऐसी परीक्षा है जो अपने आप में बहुत गूढ़ है, लेकिन एक बार जब आप उसमें आ गए तो उसके स्कोर से आपके कई तरह के चयन हो सकते हैं। तो जो परीक्षा में पूछा जा रहा है, प्रश्न बनाए जा रहे हैं, उनका जो मूल्यांकन हो रहा है, उस पे वो व्यवस्था ज्यादा अपनी जान लगाती है, उसमें ज्यादा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करती है। हमारे यहाँ वो एक सरलीकरण है कि इतने प्रश्न दे दो, सारे एमसीक्यू के प्रश्न दे दो, बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि वो जल्दी हो जाएंगे, वो तकनीक की मदद से हो जाएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे। वहां ऐसा नहीं है। तो मूल्यांकन को एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के साथ जब आप उसके साथ एड्रेस करते हैं, तो आप कहीं बेहतर मूल्यांकन कर पाते हैं। आप ये देख पाते हैं कि ये युवा, क्या इसमें वो गुण, वो लक्षण, वो क्षमताएं हैं कि ये इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, क्या ये उस तरह के प्री डिस्पोजिशंस रखता है, क्या ये वो मानसिक आदतें विकसित कर पाएगा, ये किशोर या किशोरी। और एक तरह से चीन में तनावपूर्ण होने के बावजूद सामाजिक रूप से युवाओं को ये लगता है कि हाँ, पूरे समाज को, पूरी व्यवस्था को हमारी चिंता है। तो उन्होंने जो तकनीक का इस्तेमाल किया है वो मॉनिटरिंग पे किया है कि ये कैसे जाएंगे, कैमरास हैं, ड्रोन कैमरास हैं, कहाँ रखे जाएंगे, यहाँ होंगे। पर जो मूल्यांकन का विद्यार्थी का अनुभव है वो हमसे कहीं ज्यादा मानवीय है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे एक विद्यार्थी को आप युद्ध भूमि में अकेले धकेल रहे हैं, ना उसकी बटालियन ना उसकी कंपनी, अकेले भिड़ जाओ जाके 180 प्रश्नों से। मैं आपकी चर्चा सुन रही थी और आप कह रहे थे कि जेई का मॉडल बहुत अच्छा है क्योंकि वो पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है। ऐसा नहीं है। आपको पता होनी चाहिए जितने कंप्यूटरीकृत ये परीक्षाएं हैं उनमें इम्पर्सनोटर्स आते हैं, मतलब बहरूपीय, आपकी जगह कोई और बैठ के वो परीक्षा दे देता है। तो टेक्नोलॉजी की भी अपनी समस्या है। हम और एक एक चीन बहुत में संक्षेप सा जवाब मैं आपसे चाह रहा था। क्या चीन में किसी विषय की परीक्षा होती है तो सिर्फ वही विषय पूछा जाता है? नहीं, उसमें दूसरे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप विज्ञान की तरफ जा रहे हैं तो चीन का इतिहास, चीन की राजनीति, चीनी जी। भाषा, इन सब के ऊपर, अंग्रेजी के ऊपर और उनकी मदद से समाज राजनीति के बारे में भी जानना जरूरी है। चाहे आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, चाहे आप जी। इंजीनियर बनने चाह रहे हैं। वो पूरी तरह से केवल विज्ञान या केवल कला या केवल सामाजिक विज्ञान में बटा हुआ नहीं है। जो डॉक्टर बनने जा रहा है वो सामाजिक विज्ञान के प्रति या उन मुद्दों के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाए। ये बात जी। दरअसल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उठाई गई थी कि जो डॉक्टर बनने जाता है या डॉक्टर बनते समय भी वो समाज के ऊपर, समाज की पढ़ाई पर भी ध्यान दे। खासकर हमारे देश में, जहां आपको पता है भ्रूण हत्या जैसे एक बहुत बड़ी समस्या में डॉक्टरों का भी योगदान रहा है। तो जी। परीक्षा का जो एक बड़ा विजन, एक विमर्श होना चाहिए, उसको विकसित करने में उसको मुझे हल लगता करने है की कि जरूरत है। एनटीए काफी कमजोर है, क्योंकि वो जी। बहुत गिने चुने लोगों की मदद से एक छोटे से टास्क की तरह इसको कर रहा है। तुम आओ भाई, तुम 10 प्रश्न बना जाओ, तुम आओ तुम 20 बना जाओ, और फिर दो लोग मिलके जोड़ घटा करके या जी। 20 लोग मिलके उसको एक एक पेपर का आकार दे दें। जो गांव का है वो जी। इसके बिल्कुल विरुद्ध, बिल्कुल विपरीत, बहुत लोगों को शामिल करके चलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लतिका जी इस पूरी जानकारी के लिए। हमें सिर्फ मशीनी डॉक्टर या मशीनी इंजीनियर नहीं बनाने, सोचने समझने वाले संवेदनशील नागरिक भी बनाने, और इसके लिए और भी कई चीज़ें हैं जो इन परीक्षाओं के साथ हमें देखनी चाहिए या छात्रों में विकसित करनी चाहिए।